प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, ईश्वर का दर्शन और अपनों का मार्गदर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी इस बात को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। दो भाई थे, सुरेश और रमेश। पिताजी के स्वर्गवास होने के पश्चात पहली बार सुरेश कहता है कि भाई साहब, मैंने जिंदगी के अंदर कभी भी अपने छोटे को कुछ कहा ही नहीं, पर कल मैंने उसे इतनी खरी खोटी सुनाई कि मत पूछो। मैंने पूछा, हुआ क्या? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि पिताजी का एक पुश्तैनी मकान, जो कि अब मेरा भी है और उसका भी है, वसीयत के नाम पर, और उनके पास कुछ था ही नहीं। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सब कुछ अपना हम दोनों को पढ़ाने में, लिखाने में और होशियार बनाने में लगा दिया। कल छोटे का फोन आया, अर्थात रमेश का। कहने लगा कि भाई साहब प्रणाम, मैं बहुत परेशान हूं। कोरोना पीरियड के अंदर अच्छी की नौकरियां चली गई, मेरी भी नौकरी चली गई। सुरेश ने कहा कि वो टीचर था और प्राइवेट स्कूल के अंदर कार्यरत था, पर उसे छोड़ दिया गया। अब वो कहता है कि मैं पास ही के एक मकान मालिक से बात करके उसके हॉल को किराए से ले रहा हूं और वहां पर अपनी कोचिंग क्लासेस चला रहा हूं, पर किराया इतना ज़्यादा है, 7,000 रुपये किराया है महीने का। तो भैया, यदि हमारा जो मकान है उसमें जो आपका हिस्सा है वो हॉल नुमा ही है, यदि मैं वहां पर बच्चों की कोचिंग क्लासेस शुरू कर दूं तो शायद मेरे 7,000 भी बच जाएंगे। आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। तो मैंने उसे डांट दिया, ये भी कोई बात हुई? मिल्कियत मेरी और फायदा तू उठा रहा है। आज तक तूने मुझे दिया ही क्या है? मैंने बहुत खरी खोटी सुना डाली उसे। मेरी पत्नी भी यह सब कुछ वार्तालाप हमारा सुन रही थी। सुरेश की पत्नी ने सुरेश से कहा, अजी क्या हुआ? है तो आपका ही छोटा भाई ना। अभी वो मुसीबत में है, परेशानी में है, कभी तो आपसे कुछ मांगता नहीं है, और इस समय तो आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य है, आपका उत्तरदायित्व है कि आप उसकी इस समय में सहायता करो। जब मेरी पत्नी भी उसी का सपोर्ट लेने लगी तो मुझे और ज्यादा आग लग गई। ये कैसी बीवी है? मेरा साथ देना चाहिए तो उसकी तरफदारी कर रही है। गुस्से में तनतनाता हुआ सब्जी मंडी तो जाना ही था, पहुंच गया सब्जी मंडी। अचानक रास्ते में उसे, जो हमेशा उसके घर की तरफ ठेला गाड़ी के ऊपर सब्जियां बेचने को आता था, वो दिख गया। सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालते हुए बोला कि तुम कहां चले गए थे? आज 1.5 महीना हो गया, मुझे औने पौने दाम में, जो मुंह मांगा दाम मांगते उनसे सब्जियां खरीदनी पड़ती है, और वो भी सही सलामत नहीं रहती है। इतने दिनों से तुम कहां थे? अरे कम से कम बोल देते। उसने कहा, भाई साहब मैं अपने गांव गया था। छोटा भाई कोरोना पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा मुसीबत में था, और मेरे पास तो यहां पर मेहनत से कमाया हुआ बहुत कुछ, पर वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। हालांकि मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ मैं 4वीं पास हूँ,
पर मैंने सब्जियां बेच बेच कर बहुत कुछ नाम भी कमाया और संपत्ति भी कमाई। मैं उसकी सहायता करने के लिए गया था। अब वो सेटल हो गया है, क्योंकि बड़ा भाई भी तो बाप के जैसा होता है ना। बस ये शब्द सुनने ही थे, सुरेश ने उस सब्जी वाले से कहा कि थैला ले और मैडम को सब्जियां दे दे, मैं अभी आता हूं। और पहुंच गया अपने छोटे भाई के वहां पर। रमेश के दोनों छोटे छोटे बच्चे जैसे ही ताऊजी को देखते हैं तो जोर से चिल्लाते, देखो देखो ताऊजी आ गए, ताऊजी आ गए, और उनको चिपक जाते हैं। रमेश भी बाहर आ जाता है और कहता है कि भाई साहब आप आइए आइए। सुरेश कहता है, क्या रे तू इतना बड़ा हो गया, छोटा है ना, छोटा ही रहे, मुझसे बड़ा बनने की कोशिश मत करना। भाई साहब मैंने क्या किया? अरे मैंने तेरे को एक फोन पे डांट दिया तो तूने फोन रखने के बाद वापस दोबारा फोन भी नहीं किया मुझे। तो भाई साहब आपने तो साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि तेरे को मैं कुछ नहीं दूंगा, तो फिर मैं किस मुंह से फोन करता? छोटे इसीलिए कहता हूं, मैं गुस्से में था। और हाँ, ये कुछ पैसे ले, उसको 5-6 हजार रुपए अपने जेब से निकाल कर देता है और कहता है कि रमेश, जो हॉल है उसको रंग रोगान करके, कुछ बेंचेस चाहिए तो फर्नीचर करके बच्चों को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था इस हॉल को कर डाल, और आज के बाद में इस हॉल को तू ही यूज कर। भैया क्या बात कर रहे हो? क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं? क्या मैं यहां पर कोचिंग क्लासेस ले सकता हूं? हाँ हाँ छोटे, तू ले सकता है। रमेश गदगद हो गया, उसके आंखों से हर्षाश्रु निकलने पड़े। उसकी पत्नी भी आ गई और वो भी दोनों बड़े भाई सुरेश के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहने लगे कि भैया आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसको उठाते हुए सुरेश ने आलिंगबद्ध किया, अपने भुजाओं के अंदर आबद्ध करते हुए कहा कि नहीं छोटे, ऐसे नहीं कहते, ये सब कुछ तेरा ही है, तेरा और मेरा बंटवारा थोड़ी हुआ है। जब तक मैं हूं तुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा दोस्तों कि ईश्वर का दर्शन और अपनों का मार्गदर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। दोस्तों घर पर आकर जब सुरेश ने अपनी पत्नी को कहा तो पत्नी ने कहा, उस सब्जी वाले को लाख लाख धन्यवाद दो, मैंने तुम्हें कहा तो तुम्हारे तो सर पे जू रेंगती नहीं है, मेरी बात को तुम हवा में उड़ा देते, उल्टा मेरे पर ही गुस्सा करने लगे थे। पर सुरेश ने जब कहा कि उसने अपने छोटे भाई के लिए 1.5 महीना यहाँ का सारा बिजनेस छोड़कर वो गांव में चला गया और उसको स्टेबल किया, तो उसने मुझे एक नसीहत सी दे दी। मैं तो सर्वसंपन्न हूं, हम तो उस पुश्तैनी मकान को छोटी छोटी गलियों के कारण से वहां पे रहना भी पसंद नहीं करते थे जो पापा का है। हमने इस नामांकित सोसाइटी के बगल में ही जगह लेकर एक सुंदर सा बंगला बना लिया। हमारे पास किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं है, और हम साथ में क्या लेके जाएंगे? ये सब कुछ नसीहत उस छोटी सी बात ने, उस सब्जी वाले ने मुझे दे दी। दोस्तों कहने का अभिप्राय है, छोटी छोटी कहानियां ये हमें प्रेरित करती है, सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम आज कहां हैं। भ्रातृ प्रेम देखना है तो रामायण उठा लीजिए दोस्तों, साक्षात रामायण हमें प्रेम का पाठ पढ़ाती है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कितना प्रेम था, कितना प्रेम था। राम के इन तीनों भाइयों के अंदर अद्वितीय प्रेम। राम जब वनवास चले जाते तो भरत उनकी चरण पादुकाओं को लेकर उनका पूजन करते हुए राज्य की धुरा का वहन करता है। लक्ष्मण कंटका किर्ण मार्ग को संवारते हुए भैया को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों एक एक बात हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे पंथों में, हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी है, हमारे जीवन को समुत्कर्षित बनाने के लिए। आवश्यकता है उनको पढ़कर जीवन में आत्मसात करने की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरा यह YouTube चैनल
आपको पसंद आता है और ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सचमुच में प्रेरणादायी है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।